बच्चों, आज हमारा टॉपिक है इंसोलेशन एंड हीट बजट ऑफ द अर्थ सरफेस। देखिए, सबसे पहले हम इंसोलेशन के बारे में बताएंगे आपको कि इंसोलेशन क्या होता है। पृथ्वी पर जो हमारी ऊष्मा है उसका जो सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य है। सूर्य धधकती हुई जो गैसें हैं उनका एक बहुत बड़ा गोला है जिसके तल पर जो औसत तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस और केंद्र में 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस इसके अंदर तापमान है। सूर्य ऊष्मा को अंतरिक्ष में चारों ओर निरंतर फैलाता रहता है, प्रसारित करता रहता है। सूर्य द्वारा ऊष्मा की जो यह प्रसारण की क्रिया है या फैलाव की जो प्रक्रिया है उसको ही हम क्या है, सोलर रेडिएशन बोलते हैं। सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित पृथ्वी सूर्य से जो विकिरित होती है जो ऊष्मा, उसका केवल 2 अरबवां भाग ही प्राप्त कर पाती है। यानी जो ऊष्मा विकिरित हो रही है केवल 2 अरबवां हिस्सा ही हमारी पृथ्वी पर आ पाता है। सौर विकिरण का यह छोटा सा अंश, 2 अरबवां जो अंश है, बहुत छोटी सी जो मात्रा है, पृथ्वी पर जो अधिकांश भौतिक और जो जैविक घटनाएं घटित हो रही हैं उसके लिए उत्तरदायी है। यानी छोटा सा 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी पर जीवन प्रक्रियाओं संबंधित सभी क्रियाकलापों को क्या है, संचालित या संचारित करता है। ये था हमारा सोलर रेडिएशन। अब बात करते हैं हम इंसोलेशन की। अब ये देखिए चीज़ आपस में दोनों जोड़ी हुई हैं कि जो सोलर रेडिएशन है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है जो पृथ्वी पर उसके वायुमंडल में आता है उसको ही हम क्या है, सूर्यताप या इंसोलेशन बोलते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने वाली सूर्य की ऊष्मा को इंसोलेशन कहा गया है। यह ऊर्जा सूर्य से लघु तरंगों के रूप में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी पर पहुंचती है और वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर 1.94 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा की यह मात्रा बदलती नहीं बल्कि कांस्टेंट रहती है या स्थिर रहती है। इसको ही हम सोलर कांस्टेंट बोलते हैं, सौर स्थिरांक जिसको बोलते हैं। यानी बड़ी स्पीड से सोलर रेडिएशन पृथ्वी की तरफ आता है और जिसके ऊपर भी कुछ डेफिनेशंस भी दी गई है अलग अलग जलवायु वेताओं द्वारा। जैसे H.J. क्रिचफील्ड के अनुसार पृथ्वी की सतह पर सूर्य के विकिरण द्वारा प्राप्त होने वाली जो ऊष्मा है उसको ही सूर्यताप बोला जाता है। ट्रिवार्था ने भी अपने हिसाब से बताया है कि आपका इंसोलेशन क्या है, कि सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा, सूर्य से आने वाली ऊर्जा जो शॉर्ट वेव के रूप में या लघु तरंगों के रूप में संचारित होती है और 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, इसी को क्या है, सौर विकिरण या सोलर रेडिएशन बोलते हैं। उसके बाद में है हीट बजट ऑफ द अर्थ। यानी पृथ्वी के ऊपर जो ऊष्मा आती है, कितनी ऊष्मा अलग अलग भागों के अंदर आती है, कितनी जाती है, ये इसको हम पृथ्वी का मोटे तौर पर ऊष्मा बजट कहते हैं। अब इसको हम अलग अलग मद के अंदर या अलग अलग भागों के अंदर उसका डिवाइड करके इस ऊष्मा की मात्रा को हम पृथ्वी का ऊष्मा बजट के बारे में देखेंगे। अब देखिए, पृथ्वी सूर्य से जितनी ऊष्मा प्राप्त करती है उतनी ऊष्मा वह त्याग भी कर देती है। इसलिए पृथ्वी पर औसत तापमान सदा एक जैसा बना रहता है, यानी बैलेंस बराबर हो जाता है आने और जाने का। पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्यताप और उस द्वारा छोड़े जाने वाले भौमिक विकिरण के इस खाते को पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहा जाता है। यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन कितना सूर्य से ऊष्मा आई सूर्यताप के रूप में या सोलर रेडिएशन के रूप में, और कितनी ऊष्मा भौमिक विकिरण के रूप में पृथ्वी से वापस गई, इसका जो बजट है, इसका एक तरह से जो खाता है, उसको ही हम पृथ्वी का ऊष्मा बजट मोटे तौर पर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह पर जो प्राप्त होने वाली ऊष्मा है वो 100 इकाई है। इसमें से 35 इकाइयाँ धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट हो जाती है, चली जाती है। यानी उसका पृथ्वी को गर्म करने में कोई 35 इकाइयों का कोई योगदान नहीं होता। इन 35 इकाइयों का अगर हम अलग अलग भागों में डिवाइड करके इसका अध्ययन करें तो इसमें से 6 इकाइयाँ धूलकणों से स्कैटरिंग के द्वारा चली जाती हैं अंतरिक्ष में वापस, 27 इकाइयाँ बादलों के द्वारा, और जो 2 इकाइयाँ हैं वो बर्फ़ से जो ढके हुए प्रदेश हैं दुनिया के अंदर पृथ्वी के ऊपर, उनसे डायरेक्ट टकराती है सोलर रेडिएशन। उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और अंतरिक्ष में वापस लौट जाती है। यानी 35 इकाइयाँ जो ऊष्मा की आई थी वो अलग अलग मदों के रूप में, जैसे हमने अभी देखा 27 + 6 + 2 यानी 35 टोटल, ये वापस ही क्या है, चली जाती हैं। सूर्य विकिरण की यह मात्रा, रिफ्लेक्टेड मात्रा, पृथ्वी की एल्बिडो कहलाती है, क्योंकि पृथ्वी और उसके वायुमंडल को गर्म करने में इसका कोई योगदान नहीं होता। अब बची हुई ऊष्मा की मान लीजिए 65 इकाइयाँ बचती हैं 100 में से।
इनमें से 14 इकाइयाँ वायुमंडल स्वयं अवशोषित कर लेता है, 51 इकाइयाँ पृथ्वी पर अवशोषित कर ली जाती हैं, यानी टोटल 65 हो गई, 14 वायुमंडल और 51 पृथ्वी। ऊष्मा की इस मात्रा को इफेक्टिव सोलर रेडिएशन कहा जाता है। इस प्रकार सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा के छोटे से अंश का भी लगभग आधा भाग ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है। अब हम इसका पूरे का हिसाब करेंगे 65 का भी। पृथ्वी द्वारा अवशोषित 51 इकाइयाँ पुनः भौमिक विकिरण के रूप में, टर्स्ट्रियल रेडिएशन के रूप में वापस शून्य में लौट जाती हैं। इन 51 इकाइयों में से 17 इकाइयाँ तो डायरेक्ट अंतरिक्ष में चली जाती हैं और 34 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, यानी 17 + 34 51 हो गया। इन 34 इकाइयों में से 6 इकाइयाँ क्या करता है, वायुमंडल स्वयं अवशोषित कर लेता है। 9 इकाइयाँ संवहन के रूप में, यानी वायु गर्म होकर हल्कियों के रूप में उठती है, उस प्रक्रिया के तहत 9 इकाइयाँ चली जाती हैं। 19 इकाइयाँ गुप्त ऊष्मा के रूप में अवशोषित हो जाती हैं वायुमंडल में। इस प्रकार वायुमंडल 48 इकाइयों का अवशोषण करके 34 भौमिक विकिरण की और 14 सौर विकिरण की उन्हें अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है। पृथ्वी और वायुमंडल दोनों मिलकर 17 + 48 यानी 65, क्योंकि 65 ही बची थी, 35 तो हमारा पृथ्वी का अल्बिडो था जिसने पृथ्वी के वायुमंडल और पृथ्वी को गर्म करने में अपनी भूमिका नहीं निभाई। उसके बाद जो 65 जो बचता है वो सारे का सारा क्या है, अंतरिक्ष में उसको वापस चला जाता है। इसे पृथ्वी और वायुमंडल द्वारा अवशोषित 51 + 14 यानी 51 तो पृथ्वी पर आ गई, 14 उसके वायुमंडल में इनकमिंग के रूप में, पहले ऊपर से जब डायरेक्ट इंसोलेशन आया था वहाँ रुक गया था वो अलग अलग मदों के रूप में, और 51 हमारी पृथ्वी के ऊपर आया था, वो 51 भी वापस चला जाता है, और 14 जो वायुमंडल ने अवशोषित किया था वो भी अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। यानी कुल 65 इकाइयाँ जो हमारी बची हुई थी 100 में से, वो भी वापस शून्य के रूप में अंतरिक्ष में चली जाती हैं। यानी हिसाब बराबर हो जाता है कि अगर 100 इकाइयाँ हमारे वायुमंडल और उसकी पृथ्वी पर आती हैं तो वो वापस उसी मद में चली जाती हैं, यानी हिसाब यानी खाता बराबर हो जाता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन, लेटिट्यूडनल हीट बैलेंस, कि पृथ्वी के सभी भागों पर जो ये ऊष्मा ऊपर से जो आती है, सन से जो आती है, वो सभी भागों में बराबर नहीं आती है। हमें पता है कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में इंसोलेशन ज़्यादा आता है और मिड लेटीट्यूड के अंदर थोड़ा सा उससे कम आता है, और जो हमारे ध्रुवीय प्रदेश हैं वहाँ पर और भी कम आता है। तो पृथ्वी पर सूर्य ताप और जो भौमिक विकिरण है, यानी पृथ्वी से जो ऊष्मा विकिरण हो रही है लंबी तरंगों के रूप में, क्योंकि लघु तरंगों के रूप में तो सोलर रेडिएशन आती है और जाती है किसके रूप में, लॉन्ग टर्स्ट्रियल रेडिएशन के रूप में जाती है। तो भौमिक विकिरण के बीच एक प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। फिर भी पृथ्वी के विभिन्न भागों में ऊष्मा की प्राप्ति एक समान नहीं पाई जाती। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ज्यों ज्यों सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सूर्यताप की मात्रा या तापमान की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। इसी प्रकार भौमिक विकिरण की मात्रा भी सभी अक्षांशों पर एक जैसी नहीं होती। पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप की सबसे अधिक मात्रा जो पाई जाती है भूमध्य रेखा से 38 डिग्री नॉर्थ और साउथ लेटीट्यूड के बीच में पाई जाती है, किंतु इन्हीं अक्षांशों में सूर्यताप की अपेक्षा विकिरण द्वारा नष्ट हुई ऊष्मा की मात्रा कम है, यानी सरप्लस बच जाता है एक तरह से 0 से 38 के बीच में। लेकिन इसके विपरीत 38 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों से लेकर ध्रुवों तक, यानी 38 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों से 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के बीच में जो क्षेत्र फैला हुआ है, वहाँ पर प्राप्त ऊष्मा की तुलना में विकिरण द्वारा नष्ट हुई ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा होती है। इस आधार पर यह सोचा जाता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को अधिकतर लगातार अधिक गर्म होना चाहिए और ध्रुवीय क्षेत्रों को निरंतर ठंडा होना चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। वायुमंडल और महासागर एक बहुत बड़े इंजन का कार्य करते हुए ये जो सरप्लस और कमी की जो एक तरह से मात्रा है ऊष्मा की, उसको क्या है, संतुलित अवस्था में लेकर आते हैं। यानी ये एक बहुत बड़े इंजन का कार्य करते हुए ऊष्मा को उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से ध्रुवीय प्रदेशों की ओर स्थानांतरित करके ऊष्मा का संतुलन बनाए रखते हैं। इसी कारण से क्या है कि पृथ्वी पर एक तरह से ऊष्मा का जो बैलेंस है वो बना रहता है। यानी महासागर और हमारा वायुमंडल के अंदर चलने वाली पवनें इसके अंदर विशेष तौर से अपना योगदान देती हैं और पृथ्वी पर ऊष्मा संतुलन को बनाए रखने का क्या है, काम करती हैं। सूर्यताप और भौमिक विकिरण का अक्षांशीय संतुलन ही पवनों और समुद्री धाराओं को जन्म देता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, ऊष्मा का अधिकांश आदान प्रदान मध्य अक्षांशों यानी 38 से 50 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के बीच ही होता है। इसी कारण अधिकांश तूफानी मौसम व खलल इसी क्षेत्र से जुड़े होते हैं। धन्यवाद।